नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। और सोने चांदी में कल की गिरावट के बाद आज शुरुआती कारोबार में रिकवरी देखने को मिल रही थी, लेकिन ऊपरी स्तरों से कीमतों पर फिर से दबाव बन गया है। डॉलर में रिकवरी से कीमतों पर दबाव बना है और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सोना चांदी हाल ही के स्तर पर सपोर्ट लेकर फिर तेजी की चाल चलेंगे, क्या आगे और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स मौजूद रहेंगे। फोकस इस बात पर भी रहेगा कि ज्वेलरी बाजार में इस वक्त कैसी हलचल चल रही है। हमारे साथ सीएनबीसी टीवी 18 कमोडिटी मनीषा गुप्ता हैं, बीएन वैद्य एसोसिएट्स के भार्गव वैद्य हैं, एसएमसी कॉम्पिटेट की वंदना भारती हैं और एमके ग्लोबल के राहुल गुप्ता हैं। सभी का स्वागत है इस खास शो में। सबसे पहले गोल्ड पर ही फोकस करेंगे, जहां पर हम काफी उथल पुथल भरा ट्रेड देख रहे हैं। 51,000 के आसपास सोना भी कारोबार कर रहा है। लेकिन भार्गव जी नमस्कार, स्वागत है आपके शो में। सबसे पहले आप ही का एक आउटलुक लेना चाहेंगे। अब यहां से आगे के जो फंडामेंटल्स हैं, जो ट्रिगर्स हैं सोने के लिए, वो क्या दिख रहे हैं आपको? क्या इन्हीं स्तरों के आसपास कंसोलिडेशन रहेगा या फिर अभी भी मुनाफा वसूली की गुंजाइश है? क्या व्यू है इन लेवल्स पर गोल्ड पर? ये लेवल पे गोल्ड में एक बाय करके चलने का बनता है। शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नीचे आ सकता है, मगर गोल्ड थोड़ा ऊपर जाएगा ही। सिल्वर में मैं कहूंगा कि दूर रहे, मगर गोल्ड में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है और एक डिप आ सकता है, तो भी दिस इज अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी भार्गव जी, आज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की स्कीम की लास्ट डे है। इस साल में हमने रिकॉर्ड खरीदारी आते हुए देखी है गोल्ड बॉन्ड्स में। आपको लगता है ये ट्रेंड इस ट्रांच में भी जारी रहा है, स्पेशली क्योंकि हमने सोने के बाबा में मुनाफा वसूली देखी? गोल्ड ये ट्रांच में थोड़ा शायद कम होगा, लास्ट ट्रांच से तो बेटर ही रहेगा, क्योंकि गोल्ड में एक डाउनवर्ड ट्रेंड थोड़ी सी आई थी और ये अनफॉर्चुनेटली टैप पे नहीं होता है, वो एक फिक्स डेट के प्राइस पे होता है। अगर ये रेगुलर 5 डेज प्राइस पे होता था तो वो बहुत अच्छा रहता था, मगर इसलिए ये ट्रेंच में थोड़ा कम रहेगा, लास्ट टाइम से बेटर रहेगा। मगर ये साल अगर एक ईयरली व्यू देखे तो गोल्ड बॉन्ड्स विल कंटिन्यू टू बी बहुत ही अट्रैक्टिव, वो चालू ही रहेगा। ये ट्रेंच में ये थोड़ा कम रहेगा फ्रॉम बहुत 2-3 पहले के ट्रेंच में देखा है उससे। कह रहे हैं कि गोल्ड बॉन्ड्स में हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है खरीदारी के नंबर्स के हिसाब से। फिजिकल बाइंग हमने ऑलरेडी आते हुए नहीं देखी है। ईटीएफ बाइंग, यही माना जा रहा है कि थोड़ा सा अगस्त में रिडेम्पशंस देखने को मिले हैं, लेकिन नेट हम यहां पर भी खरीदारी बनता हुआ देखेंगे। तो इन स्तरों में अगर किसी को खरीदना हो तो क्या बेहतर विकल्प है? भार्गव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? भार्गव जी से बात नहीं हो पा रही है, लेकिन यही सवाल वंदना आपसे, कहां पे खरीदारी फिलहाल यहां पर सोने में करनी चाहिए? हल्की सी बाइंग हमने वापस एशिया में लौटते हुए देखी है। जी मनीषा, मुझे लग रहा है कि एक बार 50,600 के करीब यहाँ पे बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है अगर वैल्यू बाइंग करनी है। और डेटा काफी मिक्स आ रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आए और आज एम्प्लॉयमेंट डेटा काफी इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे लगातार 3-4 दिनों की गिरावट के बाद गोल्ड और सिल्वर में फाइनली मुझे लग रहा है कि इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में एक जो बाइंग है वो रिटर्न यहाँ पे आनी चाहिए और एक पॉजिटिव टेरिटरी में आज बंद होना चाहिए बुलियन काउंटर को। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं मनीषा, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से यूएस इलेक्शंस हैं यहाँ पे और रिपब्लिकन्स को थोड़ी सी मतलब बढ़त दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि मेजर पॉलिसीज चेंजेस की यहाँ पे आशंका हो सकती है। तो तब तक मुझे लग रहा है कि ये जो इवेंट रिस्क है ये बहुत ज्यादा आउटफ्लो ईटीएफ से होने नहीं देगा और हर लोअर लेवल पे मेरे ख्याल से 49,000 से 50,500 एक बहुत अच्छा बाइंग जोन रहेगा इस कमोडिटी के लिए। राहुल, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या आप भी ऑन डिप्स खरीद के ही चलेंगे गोल्ड को? मैं कहीं ना कहीं वंदना से सहमत हूं। अगर आप देखेंगे तो आज नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आने वाले हैं यूएस के, काफी इंपॉर्टेंट नंबर्स है। नेक्स्ट वीक अगर फिर से देखें तो इन्फ्लेशन नंबर्स आएंगे। आपको पता होगा लास्ट वीक जब फेड चेयरमैन ने बात की थी तो उन्होंने इन्फ्लेशन को बड़ा जोर दिया था। उन्होंने कहा था लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर हम इन्फ्लेशन को अभी देखेंगे। तो इन्फ्लेशन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यूएस के। कल फिर से चिकागो के चेयरपर्सन थे, उन्होंने फिर से कहा कि इंटरेस्ट रेट अल्ट्रा लो रह सकते हैं। ये सारी चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही बन रहा है। इनफैक्ट पूरे बुलियन कमोडिटीज के लिए बेटर बन रहा है। तो गोल्ड कहीं ना कहीं बाय करके ही चलना है। जो हम लास्ट 3 हफ्ते से डिस्कस कर रहे थे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, गोल्ड में डिप आएगा, फाइनली वो एक अच्छा डिप देखने मिला है। चाहे वो रुपये की वजह से हो सकता है, क्योंकि रुपये में काफी बढ़त देखने मिली है। तो यहाँ से एक बाय कॉल ही बनता है।
50,200 के आसपास अगर आ जाए गोल्ड, तो वहां से निवेश पर्सपेक्टिव से तो बाय करके चल सकते हैं। आपके स्टॉप लॉस होंगे 49,300, 49,200, ऊपर में टारगेट 52,600 के भी मिल सकते हैं। तो गोल्ड बाय करके ही चले, यही सलाह रहेगी। सोने में आज खरीदारी है, कॉपर में, निकल में, जिंक में भी खरीदारी है, लेकिन चांदी पर बहुत ज्यादा इसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राहुल, इसे आप कैसे देखते हैं टू बिगिन विद, और चांदी में अब क्या रेंज के साथ काम करना चाहिए आज के लिए, अगले हफ्ते के लिए? चांदी ओवरऑल एक कंसोलिडेशन रेंज में है, वो बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रही। गोल्ड के फंडामेंटल्स की वजह से उसमें भी थोड़ा सा अट्रैक्शन आएगा, लेकिन मोर और लेस मेरे को लगता है चांदी एक बड़े से रेंज में रहेगी। पूरा बेस मेटल्स और पूरा बुलियन मेटल्स भी देखें तो ये वीक सब में प्रॉफिट बुकिंग दिखने को मिली है। पूरा इनफैक्ट सारा कमोडिटीज नीचे आया है, तो चांदी भी उसी की वजह से हल्की सी नीचे है। बट मेरे हिसाब से चांदी में एक रेंज में रहेगी, 64,000 नीचे में और ऊपर में 70,000, 69,000 के एक रेंज में रहेगी चांदी, और उसी रेंज में ट्रेड करें वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो ये सिल्वर पर स्ट्रैटेजी है, अभी आधा % नीचे प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन चलिए गोल्ड सिल्वर से आगे बढ़ के अब क्रूड पर फोकस करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कच्चे तेल के दामों में थोड़ा दबाव देखने को मिला है। डिमांड को लेकर कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। ब्रेंट के दाम अगर आप देखेंगे तो करीब 1 महीने के निचले स्तरों पर आ चुके हैं, और जो डॉलर में कमजोरी है उसके कारण भी इम्पैक्ट हमने देखा है। तो वरना क्रूड पर अपना आउटलुक दीजिए। वेरियस फैक्टर्स हैं जो कि इंडिकेट तो यही कर रहे हैं कि शायद जो दबाव हम आज के सेशन में देख रहे हैं वो यहां से फर्दर एक्सटेंड हो, फिर चाहे वो ग्लोबल इक्विटीज हो, यूरोपियन कंट्रीज में सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस हो, या फिर गैसोलीन कंजम्पशन जो घट रहा है वो भी एक कारण है। तो क्या रणनीति आप इन स्तरों से लेकर चलेंगी? जी दीपाली, काफी लॉन्ग और काफी स्लिम स्प्रेड में हम लोगों ने देखा है, कंसोलिडेशन देखा है क्रूड में, और इसके बाद जो फैक्टर्स हैं वो यहाँ पे नेगेटिव है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हरिकन प्रीमियम भी यहाँ से हटाया है। तो मेरे ख्याल से सेलिंग साइड में रहना ही यहाँ पे अच्छा रहेगा। और इंटरनेशनल मार्केट मुझे WTI लग रहा है कि $38.8 तक इनफैक्ट यहाँ पे आ सकता है करेक्ट होके, और घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि ये कन्वर्ट हो सकता है 2800 के लेवल पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ से सेलिंग जोन में बने रहना चाहिए। और जिस तरीके से नंबर्स यहाँ पे बढ़ रहे हैं और GDP नंबर्स कम आए हैं, और इनफैक्ट थर्ड क्वार्टर का भी अब यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन है कि वो भी लोअर साइड में रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इंडिकेशंस दे रही हैं थोड़ा सा डाउन साइड का क्रूड में। 2800 तक प्राइसेस मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ रहना चाहिए क्रूड में, MCX में। नेचुरल गैस में राहुल आपकी क्या राय है? बिकॉज यहाँ पर अगस्त की तेजी के बाद सितंबर हल्की सी मंदी में आया है। इवन एज हमने वो थोड़े से ब्लिप्स आते हुए देखे हैं, लेकिन बहुत लोगों का नहीं मानना कि बहुत लंबी तेजी यहाँ पर नियर टर्म में देखने को मिलेगी। नेचुरल गैस जैसे लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, सीजनलिटी की वजह से काफी मूवमेंट आती है। अगस्त महीने में इटसेल्फ 40% का राइज नेचुरल गैस में देखा गया है। मेरे को लगता है अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ये फिर से अपसाइड ट्रेंड में कंटिन्यू रहेगा। 40% के राइज के बाद ये जो 5% करेक्शन आया है वो सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग के वजह से है। मेरे हिसाब से अगर ये ऊपर में 190 के लेवल्स भी तोड़ देता है तो मुझे लगता है ये प्रॉफिट ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में रहेगा। इसे बाई करके ही चले, कहीं ना कहीं आपको ऊपर में 200 के भी टारगेट मिलेंगे। जब तक ये 190 के ऊपर है मेरी सलाह बाई के लिए ही रहेगी। बिल्कुल। तो ये स्ट्रैटेजी नेचुरल गैस पर है, जहां पर 191 के लेवल्स के ऊपर खरीदारी कर सकते हैं 201.5 के टारगेट्स के लिए। अच्छा राहुल, क्रूड पर भी आपकी एक स्ट्रैटेजी है। वंदना को तो लगता है कि इन स्तरों से थोड़ा नीचे स्लिप करेगा, लेकिन नीचे की तरफ आप कहीं खरीदना चाहेंगे या कोई और सजेशन है? नहीं, मैं डेफिनेटली नीचे की तरफ खरीदना चाहूंगा। वंदना के हिसाब से जैसे थोड़ा सा फॉल आ सकता है मार्केट में डेफिनेटली, लेकिन मैं डिप पे बाय करूंगा। उसका मेजर रीजन है, अगर आप इन्वेंट्रीज देखें तो 6 हफ्ते से कंटिन्यूसली इन्वेंट्री ड्रॉ हुआ है। वेडनेसडे को भी जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्रीज आई थी 9.4 मिलियन बैरल्स का एक ड्रॉ था फिर से। सो इन्वेंट्रीज कहीं ना कहीं नीचे के प्राइस में सपोर्टिव रहेगी। अगर वो कंटिन्यूसली ड्रॉ रहेगी तो मैं 29,500 2950 के आसपास उसे बाय करके ही चलने की सलाह दूंगा। अगर क्रूड ऑयल नीचे थोड़ा सा स्लिप होता है तो उसे बाय करके चले। आपके 2800 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे, और ऊपर में शायद 3100 तक भी लेवल्स आ जाए। तो क्रूड डिप पे बाय करें, ये सलाह रहेगी। ओके, कुछ खरीदारी यहाँ पर एनर्जी में देखने को मिल सकती है, चाहे वो नेचुरल गैस है फिर कच्चा तेल। लेकिन बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर काफी मिक्स ट्रेड्स देखने को मिले हैं। कल रात न्यूयॉर्क सेशन में यहाँ पर मुनाफा वसूली आई। इक्विटीज में जिस तरह की बिकवाली था उसका असर तो था ही, लेकिन आज यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है। राहुल, उससे पहले किस तरह का मूव्स आप बनता हुआ देखेंगे?
बेस मेटल्स बहुत प्रेशर में रहा है। ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छे रैली के बाद कल ये हफ्ता ही इनफैक्ट देखें तो बेस मेटल्स थोड़े से नेगेटिव जोन में रहे हैं, काफी बेस मेटलों में प्रेशर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स भी अगर यूएस चाइना के साइड से देखें तो अच्छे आ रहे हैं। सो कहीं ना कहीं वापस मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव जोन में कंटिन्यू रहेंगे। अगर मैं कॉपर की स्पेसिफिकली बात करूं तो कॉपर काफी भागता हुआ आ रहा है और मुझे लगता है अभी कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक ऊपर की चाल चालू करेगा। कॉपर पर से अगर आप देखें तो उनके इन्वेंट्रीज पीक से 70% ड्रॉप हुए हैं और ईयर ऑन ईयर एलएमई पे इन्वेंट्रीज 50% के ड्रॉप हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्राइस को सपोर्टिव कर रहे हैं। अगर 500 के आसपास आ जाता है तो हम क्रूड कॉपर शायद बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में 533 अगर तोड़ देता है तो वापस एक बाय कॉल ही बनेगा। सो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के बाद ये अपसाइड में ही ब्रेकआउट होगा, तो कॉपर भी बाय करके चलेंगे, यही सलाह रहेगी। आपका सजेशन क्या रहेगा वरना बेस मेटल्स पर इमीडिएट स्ट्रैटेजी कोई लेना चाहेंगे किसी बेस मेटल पर? जी दीपाली, मुझे लग रहा है, मैं यहाँ पे राहुल से अग्री कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि इतने करेक्शन के बाद नेक्स्ट वीक जो है यहाँ पे हम कॉपर में एक रिवाइवल आते हुए देख सकते हैं। प्राइसेस एक बार 525, 528 की तरफ यहाँ पे जा सकती है। और दूसरी चीज यहाँ पे दीपाली में शेयर करना चाहूंगी, एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे 143, 142 का लेवल हम आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि क्रूड में भी गिरावट गहरा सकती है, तो उसका पॉजिटिव कोरिलेशन स्ट्रांग है एल्यूमिनियम के साथ। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होते हुए हम देख सकते हैं। जी, तो ये स्ट्रैटेजी एल्यूमिनियम और कॉपर पे है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी तो आपको बताएंगे ही, साथ ही हमारा फोकस एग्री कमोडिटीज पर रहेगा। वंदना राहुल दोनों हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। कमोडिटी बाजार में जोरदार कमाई के लिए सीएनबीसी आवाज खास पेशकश लेकर आया है हॉट कमोडिटीज। तो चलिए जानते हैं दीपाली राणा से कि आज किस कमोडिटी पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। आज की हॉट कमोडिटी कॉपर है और ब्रेक में जाने से पहले राहुल और वंदना ने भी इस पर व्यू दिया कि अगर स्लाइटली लॉन्गर टर्म आप व्यू लेंगे या फिर नेक्स्ट वीक के लिए व्यू लेंगे तो शायद यहां पर तेजी बनेगी, लेकिन जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो इमीडिएट स्ट्रैटेजी है और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ये है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इसमें दिख सकती है, प्रोबेबली उसके बाद भले ही रिकवरी निचले स्तरों से बने। तो यहां पर अगर 518 के आसपास कॉपर आता है तो वहां पर एक बेचने की पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं। ये सिर्फ इमीडिएट स्ट्रैटेजी है, ये कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। 510 के अगर आपके टारगेट्स हासिल हो तो वहां पर पोजीशंस को आपको एग्जिट करना है, इसलिए 518 के आसपास बेचने की सलाह है कॉपर। 510 के टारगेट के लिए 523 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। क्यों इसको बेचने की सलाह दी जा रही है? ग्लोबल इक्विटीज में एक सेल ऑफ है तो उसका एक सेंटीमेंट नेगेटिव रहेगा कॉपर पर या फिर बेस मेटल्स पर। बहुत चल चुका है कॉपर, तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल्स के आसपास एक्सपेक्टेड है। यूएस चाइना में भी जो ट्रेड डील है वो जैसे डिले होने की खबरें आ रही हैं तो उसका भी एक इंपैक्ट सेंटीमेंट वाइज नेगेटिव हो सकता है। और इसके अलावा हमने देखा है कि साउथ अमेरिकन कंट्रीज में अब पेंडेमिक के बाद जो सप्लाई कंसर्न्स थे जिसने सपोर्ट किया था कॉपर की तेजी को, वो थोड़े एज आउट होते हुए दिख रहे हैं। तो हो सकता है इन स्तरों से थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखे कॉपर में, इसीलिए एक इमीडिएट स्ट्रैटेजी सेल साइड पर है 510 के टारगेट्स के लिए, लेकिन 518 के आसपास ही सेल पोजीशंस इनिशिएट करनी है। हॉट कमोडिटी है, लेकिन दीपाली आज हमने पूरा दिन अपने सभी गेस्ट को शोज में यही पूछा है कि उनके गुरु कौन है, टीचर्स डे वो यहाँ पर कैसे मना रहे हैं। तो हमारे दो गेस्ट तो हमारे पास हैं ही। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, वंदना आपसे जानना चाहेंगे आप किसको अपना टीचर मानती हैं? जी मनीषा, थैंक यू। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। और 2005 में मैंने ये मार्केट ज्वाइन किया था और तब से मैं कह सकती हूँ कि डिकेड्स हो गए। यहाँ पे मिस्टर डी.के. अग्रवाल, ही इज द चेयरमैन ऑफ एनपीएचटी चैम्बर, प्रेसिडेंट ऑफ एसएमसी के चेयरमैन है, एनपीएचटी चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं वो। तो उनकी मेंटरशिप में मैंने काफी कुछ सीखा है, काफी एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला है। इंटरनेशनल से लेकर डोमेस्टिक मार्केट तक उनका एक्सपीरियंस था और उनके जो व्यूज हैं वो कह सकते हैं कि डोमेस्टिक पूरा इस फाइनेंशियल वर्ल्ड में, चाहे वो कमोडिटी हो, इक्विटी हो, वहां पे देखा जाता है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, चाहे इंटरनेशनल मार्केट हो या डोमेस्टिक मार्केट हो। और राहुल, आप किनको मानते हैं अपना टीचर? डेफिनेटली वैभव श्रीवास्तव। उन्होंने
2009 में मैंने जब ये मार्केट ज्वाइन किया था, मैंने वैभव के अंडर ज्वाइन किया था। आज के तारीख में डेरिवेटिव्स नॉलेज जो वैभव और मेरे बड़े भाई पूरब ने मिलकर मुझे दी है, आज वही कारण है जिसकी वजह से मैं आज इतना ऊपर आ सका हूँ। वैभव और पूरब दोनों शायद मार्केट में पाइनियर हैं जिन्होंने डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग की थी, और क्योंकि अभी कमोडिटीज में रिसेंटली डेरिवेटिव्स ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फर्स्ट हैंड एडवांटेज मुझे और मेरी टीम को मिल पा रहा है, क्योंकि वहां से मुझे वो नॉलेज मिली है। तो डेफिनेटली पूरब गुप्ता, वैभव श्रीवास्तव, ये दोनों का मैं आभारी रहूंगा, जिसकी वजह से आज मैं आप लोग के सामने बात कर पा रहा हूँ। चलिए, बहुत कांग्रेचुलेशंस आप दोनों के टीचर्स को। दीपाली, मेरे पास एक डायलॉग रेडी है कि लाइफ सबसे बड़ा टीचर है, लेकिन आपका टीचर कौन है? मनीषा जी, कमोडिटी मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये टीचर से कम नहीं है। हालांकि जो तमाम एक्सपर्ट्स हमारे शोज में आते हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, आपसे भी इनफैक्ट बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो बहुत सारे टीचर्स हैं और किसी एक टीचर को का नाम लेना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो बहुत कुछ सीखा है इक्विटी, कमोडिटी आप सभी से, तो आप सभी मेरे टीचर्स हैं। दीपाली, आप सबकी तरफ से आपको एक बहुत बड़ी ट्रीट मिलेगी ये कहने के लिए। लेकिन बात अब यहाँ पर कमोडिटीज पर फिर से लौटेंगे और कॉटन की कीमतों पर नजर डालेंगे, जहां पर हमने गिरावट देखी है। विदेशी बाजार में कमजोर संकेतों से कीमतों पे हल्का दबाव है, लेकिन इस बीच स्टॉक के आंकड़ों को लेकर कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और यूएसडीए में ठन गई है। यूएसडीए ने इस साल कॉटन का जो एंडिंग स्टॉक है वो 192 लाख बेल्स रहने का अनुमान जताया, जबकि सीआई के मुताबिक 112 लाख गांठ की ये यहां पर बात कर रहे हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा अब हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल जी, नमस्कार। पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तब भी आपने यही कहा था कि यूएसडीए के जो आंकड़े हैं वो बहुत सही नहीं है, और एक महीने के बाद भी वही प्रॉब्लम यहां पर फिर से खड़ा हुआ है। जी देखिए मनीषा जी, यूएसडीए को हमने 2 बार लिख के भेजा कि जो आप हमारा इंडिया का स्टॉक करीब जो 190-200 लाख बेल्स आते हैं, वो हमारे सीआई के हिसाब से सिर्फ 102 लाख बेल्स होता है। तो ये दुगना फर्क है, जो बहुत बड़ा फर्क है। तो ये रिपोर्ट जो यूएसडीए वाले दे रहे हैं ये एकदम गलत है। इसकी वजह से वर्ल्ड मार्केट में हमारा कॉटन और कॉटन यार्न बहुत कम रेट में मांगते हैं, और जिससे हमें बड़ा नुकसान हो रहा है। हमने टेक्सटाइल मिनिस्ट्री को यह मैटर यूएसए की, इंडिया की जो एम्बेसी है, उनसे बात करके रिक्वेस्ट किया है कि आप ये उनसे उठाएं और उनको बोले कि ये जो फर्क है वो निकालें, नहीं तो हमारे फार्मर्स का भी बहुत लॉस हो रहा है, स्पिनिंग मिल्स को भी बहुत लॉस हो रहा है। जी मनीषा जी, ऑफ कोर्स ये तो एक पॉइंट है अतुल जी, लेकिन दूसरी चीज यही है कि मांग अब यहाँ पर कैसी दिखने लगी है, क्योंकि कॉटन के भावों में लगातार एक प्रेशर है यहाँ। जी, ये प्रेशर इसलिए है कि मनीषा जी देखिए, अभी हमारे पास जो लॉकडाउन हो गया इसकी वजह से जो रिकॉर्ड स्टॉक है, जो 100 लाख बेल्स का स्टॉक जो रहने वाला है, वो रिकॉर्ड स्टॉक है। हम कह सकते हैं पिछले 10, 15, 20 साल में कभी भी इतना स्टॉक नहीं हुआ था। तो वो इसलिए वो प्रेशर है हमारे ऊपर, मगर हमें नहीं लगता है कि यहाँ से कोई ज्यादा भाव कम होवे। ये भाव पे 36,500 स्पॉट में हमारा इंडियन कॉटन वर्ल्ड की पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है। अगर आप देखें तो आज ब्राजील का कॉटन का रेट है 40,000, यूएसए का कॉटन है 43,000, ऑस्ट्रेलिया का कॉटन है 47,000, और इंडियन कॉटन मिल रहा है 36,500 में। तो ये जो कॉटन इतना सस्ता है, इससे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों में डिमांड बढ़ने की उम्मीद है मैडम। ओके, वंदना, आपका क्या व्यू है? क्यों कुछ प्रेशर यहाँ पर जारी है, और जैसे अतुल जी कह भी रहे हैं कि सबसे सस्ता भारतीय कॉटन है, रिकॉर्ड यहाँ पर एंडिंग स्टॉक्स हैं, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस को? जी मनीषा, और इसका इम्पैक्ट हम लोगों ने फ्यूचर्स पे आते हुए देखा है, क्योंकि जनरली जो एग्री कमोडिटीज होती है इंडिया से, वो इतनी कॉम्पिटिटिव नहीं होती है इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन कॉटन में कुछ अलग मामला है, और इसकी वजह से हमें एक्सपोर्ट डिमांड से यहाँ पे मिले। मेरे ख्याल से 17,200, 17,100 यहाँ पे एक फॉर द टाइमिंग अगर करेक्शन होता भी है तो वहाँ पे बहुत अच्छी बाइंग जो है वो देखी जा सकती है, और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली एक अपवर्ड चैनल बना सकता है कॉटन काउंटर। थोड़ा अपवर्ड चैनल यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकता है। नियर बॉटम यहाँ पर प्राइसेस हैं, तो कुछ खरीदारी की राय यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन टीचर्स डे पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल ने निवेशकों को बड़ा निवेश मंत्र दिया है। रामदेव अग्रवाल के मुताबिक बाजार में निवेश के लायक सिर्फ 10 से 15% कंपनियां ही हैं। उन्हीं कंपनीज में निवेशकों को फोकस करना चाहिए। 3 टाइप्स ऑफ बिजनेस, ग्रेट, गुड, ग्रोसम। 2007 में उन्होंने लिखा ग्रेट, गुड, ग्रोसम।
तो बिजनेसेस अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, और वो सिर्फ 10-15% जो बिजनेस होते हैं वो अच्छे और बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 80-85% कंपनीज जंक होते हैं, खराब होते हैं, ग्रूसम होते हैं। तो उनसे बचना बहुत जरूरी है। बाजार में आप यदि ये खराब कंपनी से बच गए तो आपका जीतना बहुत जरूरी है। कितना बड़ा जीतेंगे बात अलग है, बट आप हारेंगे नहीं बाजार में। लेकिन बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर आपको 2/3 और 3/4 ऑफ द कंपनी आर बैड कंपनीज फॉर इन्वेस्टिंग। might be good for a trade, but they are not good for investing. तो वो बहुत जरूरी है कि आप अच्छी कंपनी खरीदें। चलिए, टीचर्स डे पर वो एक एडवाइस आती हुई इन्वेस्टर्स के लिए कि आपको क्या खरीदना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। लेकिन इसी के साथ वंदना, राहुल, बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी राउंड अप में आज के लिए इतना ही, लेकिन आगे देखिए फ्यूचर्स एक्सप्रेस।